हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी एक्सट्रोलॉजी के। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं सीटेट 2026 के लिए हिस्ट्री का पहला क्लास एकदम शुरू से। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है हिस्ट्री का। पहला टॉपिक है क्या, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब और कहाँ कैसे। ये पहला टॉपिक है हिस्ट्री से। आइए देखते हैं। रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। कल क्या हुआ था उसके लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। 1 साल पहले क्या हुआ था, आप ऐसे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसके पास उस समय की स्मृति हो। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था। आइए देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से संगीत गाते थे, ये सब हम पता कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। अगला है लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक, नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र एक में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी जैसे आप देखते हैं, मानचित्र में देख सकते हैं, नर्मदा नदी यहाँ पे है, सोन नदी है, गंगा नदी है। आइए देखते हैं। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाखों वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। कई वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों या यहाँ से यहाँ से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। कुछ कु- कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी घाटी पे रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, पूछता है, आरंभिक लोगों में से कुशल संग्रह थे, जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। किस नदी के किनारे रहते थे। नर्मदा नदी के किनारे। आगे है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब तुम उत्तर पश्चिम और सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। कहाँ पे है, यहाँ पे मैप में देखेंगे, सुलेमान पहाड़ी यहाँ पे है और किर्थर पहाड़ी यहाँ पे है। इसी क्षेत्र में इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जैव जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो खासी तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता लगाओ। कहाँ पे हैं, यहाँ मैप में देखेंगे, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी यहाँ पे है और विंध्य पहाड़ी यहाँ पे हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के
विंध्य के उत्तर में स्थित है। आगे है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। इसकी सहायक नदियों का प्रयास लें। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी। सिंधु नदी यहाँ पे है, उसकी सहायक नदी है सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी और ब्यास नदी है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गांव व इसकी सहायक नदियों गंगा व इसकी सहायक नदी गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा नदी इसकी और इसका सहायक नदी सोन का पता लगाओ। मैप में हम देखेंगे गंगा नदी कहाँ पे है और सोन नदी कहाँ पे है। आप देख सकते हैं गंगा नदी यहाँ पे है और सोन नदी यहाँ पे है। गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उन्हें उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र में एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के लोगों के इस आवागमन इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अपने देश के नाम के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों को प्रयोग करते हैं। अपने देश के नाम के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नाम को प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है।
बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत के बारे में कैसे जाने? अगला है अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हम इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। हाथ से लिखी जाने के कारण ये पुस्तकें पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का लैटिन भाषा मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। आप देख सकते हैं भोजपत्र क्या है। भोजपत्र यही है जिस पे लिखी गई हैं हाथ से। इतने वर्षों इतने वर्षों इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यापारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इस पांडुलिपि में धार्मिक धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि के बारे में मिलता है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। प्राकृतिक भाषा का आम लोग करते हैं प्रयोग। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती है कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता था। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों से चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। औजार, हथियार, बर्तन और आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई भी करते हैं पुरातत्वविद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पुरातत्वविद के लोग जानवर, चिड़िया तथा मछलियों का हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे क्या होता है?
वो पता कर सकते हैं अतीत को लोग क्या खाया करते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचे पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत अतीत एक या एक या अनेक अतीत एक या अनेक अतीत एक या अनेक क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या है? तिथियों का मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह कई और वर्ष बताओगे। वर्ष की वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म में प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी, ईसा पूर्व। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी-कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी-कभी एडी की जगह
सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इसी कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।